नमस्कार साथियों, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 मार्च 2024 की जो वार्षिक परीक्षा है, उसका जो फाइनल एग्जाम हुआ है 9th क्लास का, उसकी आंसर की हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और इसी बीच अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, डैश ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिली। हिस्ट्री का पोर्शन है ये। तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां की भारत में, उनको समाप्त किया। उसी में से एक थी कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी और ये जो कानून पास किया उन्होंने, ये हुआ 1856 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि स्त्री और पुरुष का जो भेद है वो प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है, ये केवल शारीरिक भेद है और ईश्वर द्वारा ये मान्य नहीं है। तो ये बात जो कही गई हमारे जो दार्शनिक हुए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने बात कही थी। वो स्त्री और पुरुष की समानता में विश्वास रखते थे और उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष का जो भेद है वो प्राकृतिक नहीं है। अगली बात बहुत ही फेमस कोट है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त न करो। ये बात आप पर लागू होती है, सभी को जागना है और तब तक लगे रहना है जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती। ये कथन किसका है? ये कथन भी है स्वामी विवेकानंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो भी हमारे इतिहास की किताब से है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत ही फेमस किताब है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब अंग्रेजों का भारत में रूल था तो हमारे एक बड़े वयोवृद्ध नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, दादा भाई नौरोजी। उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से अंग्रेज जो हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनके द्वारा भारत की जो संपदा है वो किस तरह से इंग्लैंड में चली जाती है। तो इसके जो लेखक हैं वो थे दादा भाई नौरोजी। अगला बहुत ही फेमस वंदे मातरम गीत, ये किसके द्वारा रचा गया? तो हम सभी जानते हैं कि जो वंदे मातरम गीत है वो एक फेमस बुक है, आनंद मठ। उस किताब का ये भाग है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और ये बुक लिखने वाले व्यक्ति थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी तरह इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बहुत ही फेमस पत्रिका थी जाट गजट। तो जाट गजट नाम का जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन और संपादन किसने किया? इसके प्रकाशन और संपादन का काम किया था सर छोटूराम जाट। हरियाणा के पश्चिमी स्वतंत्रता सेनानी ने किसानों के लिए संघर्ष किया, किसानों और मजदूरों की आवाज थे, वो किसानों के मसीहा थे। उन्होंने जाट गजट नाम का एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पश्चिमी देशांतर है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। ये भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है जो कि गुजरात के पास से निकलता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप सभी जानते होंगे क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य भारत के नक्शे में दिखाई देता है, वो है हमारा राजस्थान, वीरों और शूरवीरों की धरती। इसमें अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है भारत के राज्यों और बीच में से 8 राज्य हैं जिनके बीच में से होकर गुजरती है। गुजरात से
बहुत सारी 7 आ गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ऐसे 8 राज्यों से बढ़ के लेकर जा रहे हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, लीगल फ्रेमवर्क कोड के जरिए किस देश के संविधान को बदल डाला गया? तो ये था जी पाकिस्तान देश के संविधान को बदल करके सत्ता वहां के राष्ट्रपति ने अपने हाथ में ले ली थी। पहला क्वेश्चन है, सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ये 2015 में उनको अधिकार दिया है, 2015 में नहीं था। 2015 में फिर जब म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हुए तो वहां उनको पहली बार राइट टू वोट दिया गया था। पहला क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यकों के शासन से मुक्ति कब मिली? तो जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यकों के शासन से मुक्ति मिली थी 1980 में। और वहाँ एक पार्टी थी, हमारे जो है जान पीएफ पार्टी, इस पार्टी का वहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत योगदान था। भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रथम बैठक भारतीय संविधान सभा की कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को, और फिर 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे और हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। भारतीय संविधान सभा के सभा में कितने सदस्य थे? तो हमारा संविधान लिखा गया एक सभा द्वारा जिसमें 299 सदस्य थे। पहले सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो फिर सदस्यों की संख्या घट करके 299 हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भीमराव जी अम्बेडकर का जन्म कौन से राज्य में हुआ? तो हम सभी जानते हैं एक जगह है महू जो कि पड़ती है मध्य प्रदेश में। इस जगह पर हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका जन्म हुआ। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र भारत का मनाते हैं, गणतंत्र भारत मनाता है 26 जनवरी 1950 को। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 7वां क्वेश्चन है इस पेपर का, भारत के नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की सिफारिश की जाती है? तो हम अच्छे से जानते हैं कि ये 2100 कैलोरी, गांव में रहने वाले लोगों के लिए 2400 कैलोरी, क्योंकि वहाँ हार्ड वर्क ज्यादा होता है। वहाँ शहर के लोगों के लिए 2100 कैलोरी उसको मिलती है, उस व्यक्ति को फिर बीपीएल प्रिंसिपल नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जो आंकड़े हैं गरीबी के वो है कि बिहार राज्य में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में है? तो लगभग 22% है। हमारे ऑप्शन दिया हुआ है 21.9%, तो सही होता है। लगभग 22% जनसंख्या देश के आत्मनिर्भर से है, गरीबी रेखा से नीचे की ओर यात्रा करती है। और अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब किया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई 1999 में। तो ये 20 क्वेश्चन थे 1 नंबर वाले। अब हम आगे डिस्कस करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। इनको उत्तर के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो क्रांतिकारी हम जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, उसके बाद एक नया आंदोलन था, इसको क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। तो 1905 के बाद क्रांतिकारियों का वर्चस्व जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया था। तो उनके उद्देश्य पूछे गए, तो कोई भी 2 उद्देश्य आपने बहुत सारे उद्देश्य थे, तो सबसे बड़ा जो प्रमुख उद्देश्य था वो उनका था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का उद्देश्य था पूरी तरह से भारत की आजादी, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, और ये भी उनके तरीका भी क्या था, ताकत के बैकग्राउंड पर, फोर्स बाय फोर्स, ताकत वाला शारीरिक बल में, शारीरिक ताकत के द्वारा वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। पूर्ण स्वराज उनका लक्ष्य था। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि युवाओं में राष्ट्रवाद पैदा होना,
भारतीयों के जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का जो शोषण किया जा रहा है उसमें कमी लाना, भारत में एक ऐसी लहर पैदा करना जो अंग्रेजों के खिलाफ हो और ज़्यादा से ज़्यादा युवा एकजुट हो और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का उनका जो लक्ष्य है उसमें उनको सहयोग मिले, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो। तो इस तरह के उनके उद्देश्य थे। धन इकट्ठा होने की इसके लिए अलग अलग तरीके थे। सशस्त्र क्रांति के द्वारा वो भारतीय जाति के पक्षधर थे। इसके अलावा अगला विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का क्या योगदान था। तो हम जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी एक आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और वो भी सशस्त्र क्रांति के द्वारा अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के पक्ष में थे। तो युवाओं में प्रेरणा जगाना, राष्ट्रवाद पैदा करना और इस तरह का उनका योगदान था। उन्होंने क्या किया, युवाओं ने नया जोश भरा। युवाओं में नया जोश भरना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान करना, विदेशों में जाकर के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय करना, सशस्त्र संघर्ष करना, ये कुछ ऐसे योगदान थे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के कारण कह सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम जो भारत में बहुत सारी वनस्पति पाए जाते हैं, कोई भी दो तीन नाम आपको लिखने हैं, हम कह सकते हैं शीशम, कटिबंधीय, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उसके अलावा रेगिस्तानी इलाके में पिंडीरी वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा जो हमारे डेल्टाई रीजन है वहाँ मैंग्रोव वन है वो पाए जाते हैं। तो बहुत सारे तरह की 5-6 कैटेगरीज हैं भारत में, तो अलग अलग से कोई भी दो नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर लिखें। जनसंख्या की वृद्धि होती है और दूसरा जनसंख्या परिवर्तन। तो जनसंख्या वृद्धि में क्या होता है, नंबर इंक्रीज होता है, संख्या में वृद्धि होती है, संख्या बढ़े, संख्या बढ़ेगा तभी जनसंख्या वृद्धि होगी। जनसंख्या में परिवर्तन संख्या के बड़े बिना भी आ सकता है। मान लीजिए कोई देश है, वहां से कुछ पॉपुलेशन दूसरे देश में चली गई तो संख्या में परिवर्तन आ गया, या फिर दूसरे देश से वहां यहाँ आ गए तो परिवर्तन आ गया। तो जो मौलिक जनसंख्या में बदलाव हुए बिना भी जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जब होती है तो संख्या इंक्रीज होती है। तो यहाँ जनसंख्या के आने या कहीं बाहर जाने से हुआ जो बदलाव है उसको हम जनसंख्या में परिवर्तन बोलते हैं। दूसरी बात, जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो जनसंख्या का जो संतुलन होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जनसंख्या में जब वृद्धि होती है तो जनसंख्या का जो डेमोग्राफी होती है वो चेंज नहीं होती, लेकिन जब जनसंख्या में परिवर्तन आता है तो उसमें संतुलन होता है, उसमें बदलाव आता है। तीसरा आप देख सकते हो कि जनसंख्या वृद्धि जो होती है उसको हम वृद्धि दर के द्वारा दर्शाते हैं, वार्षिक वृद्धि दर के द्वारा भी दर्शा सकते हैं।
इसमें संख्या में बदलाव आता है। तो ये बदलाव है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जनसंख्या परिवर्तन जो एक छोटा कॉन्सेप्ट है। यानी जनसंख्या वृद्धि जब होती है तो जनसंख्या में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जब जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है। तो ये इसके कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं जिसको कर सकते हैं। इसके अलावा लोकतंत्र के पक्ष में कोई दो तरह की है। तो लोकतंत्र हमारे देश की जो शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बहुत सारे फायदे इसके। तो हमने पढ़ा कि ये तो उत्तरदायी केंद्र सरकार होती है, यहाँ पर लोगों की मांगों को ये जवाबदेह होती है, इसमें पारदर्शिता होती है, इसमें गरिमा पूर्ण जीवन होता है लोगों का, लोगों को नागरिकों के अधिकार इसमें दिए जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं तो हम लोग देख सकते हैं। तो कोई भी दो बातें या इनके अलावा भी कोई बातें